Hi everyone, I welcome you all again on a new video for our The Hindu newspaper based MCQs. So let's just start without wasting our time. First question for today is, what is the objective of the Election Commission's Special Intensive Revision है ना ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। तो SIR आपको पता है ना, बिहार इलेक्शन के टाइम पे भी ये न्यूज़ में था, अभी भी ये न्यूज़ में है, तो आपको पता होना चाहिए SIR क्या होता है। सिंपली आप इलेक्टोरल रोल्स को क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं, ताकि जो भी मतलब एक से ज़्यादा अगर मान लो आपका जैसे वोटर आईडी हो गया या आपका डुप्लीकेसी हो गया, ये सारी जो चीज़ें होती हैं है ना, आपका जो पूरी प्रोसेस है उसको एक तरह से ट्रांसपेरेंट और डेमोक्रेटिक बनाना, ये सारी चीज़ें आपका मेंटेन रखने के लिए ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आपका टू इन्हेंस द इंक्लूसिविटी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द वोटर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ना, तो इट इज़ सिंपल थिंग है ना। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू ECI, तो आधार आधार आपका वोटर आईडी को रिप्लेस नहीं करता है। ठीक है, आप आधार यूज करके वोट नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज आधार तो एक फॉरेन जो आपका यहाँ पे आएगा इंडिया में उसका भी बन सकता है, बिकॉज आधार इज एन आइडेंटिफिकेशन प्रूफ है ना। लेकिन आपको क्या है, सिटीजनशिप प्रूफ चाहिए। ठीक है, तो आधार इज नॉट अ सिटीजनशिप प्रूफ, आधार इज जस्ट अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। ये आपको बेसिक चीज पता होनी चाहिए। आधार इज नॉट अ सिटीजनशिप प्रूफ, कि आधार से आपको इंडियन सिटीजन होने का स्टेटस नहीं मिलता, बिकॉज आधार तो बाहर वाले लोग भी बना सकते हैं सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ रहने के बाद है ना। नेक्स्ट इज बहुत इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, साइक्लोन मोंथा। ठीक है, साइक्लोन मोंथा इज रिलेटेड टू आपका आंध्र प्रदेश कोस्ट, आंध्रा कोस्ट है ना। तो ये आपका अफेक्ट करेगा आंध्रा से लेके उड़ीसा, ये सारा है ना। तो आंध्र कोस्ट जो है उसमें जैसे आपका मछलीपट्टनम और काकीनाडा जो ये एरियाज हैं, यहाँ पे ये हिट करने का मतलब एक्सपेक्टेड है। तो ये आपको पता होना चाहिए, साइक्लोन मोंथा है ना। तो बहुत ईजी क्वेश्चन। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपीरियंस वाई द बे ऑफ बंगाल सीज मोर साइक्लोन्स देन द अरेबियन सी। अब सबसे पहली बात, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, बट सबसे पहले हम समझते हैं साइक्लोन जब आप पढ़ते हैं है ना, तो साइक्लोन आपका एक तरह से डिजास्टर मैनेजमेंट की पर्सपेक्टिव से देखा जाए, या आपका एक तरह से एटमॉस्फेरिक एक फिनोमिना में मैं अगर बात करूं जियोग्राफिक, तो आपको पता होना चाहिए साइक्लोन होता क्या। देखो, साइक्लोन कुछ नहीं होता है, जैसे आपका हाई स्पीड विंड्स जो होती हैं, ठीक है, वो आपको बचपन से पता है ये सारी चीज़ें। बट मैं आपको बताऊं साइक्लोन बनता कैसे, बनने की कंडीशंस क्या होती हैं। देखो, आपको ना यहाँ पे स्ट्रॉन्ग विंड्स चाहिए होती हैं। सबसे पहली बात ये है कि जैसे आपका एक जो सरफेस टेम्परेचर होता है किसी भी आपका, जैसे मान लो ओपन वाटर बॉडी का, तो ऑब्वियसली ये सीज में ही होगा है ना, खुला पानी है। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे हीटिंग होगी तो नॉर्मल टेम्परेचर से जैसे ही सी सरफेस टेम्परेचर वार्म हो जाएगा और यहाँ पे अच्छा खासा पानी होगा, तो यहाँ से मॉइस्चर बन के भाप बनना शुरू होता है। फिर वो जैसे जैसे ऊपर जाता है, तो आपको पता है लैप्स रेट, मतलब टेम्परेचर ठंडा हो जाता है एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते जाते है ना, वो आपको पता है। ठीक है, एडियाबेटिक लैप्स रेट। अब होगा क्या कि ऊपर जाते जाते जैसे जैसे टेम्परेचर घटेगा, तो वो क्या होगा, जो वाटर वेपर है वो धीरे धीरे कंडेंस होना शुरू, तो कंडेंसेशन के साथ एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज जो होगी उसको क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट जब यहाँ पे इकट्ठा होती जाएगी तो उससे क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनेगा, हीटेड सिस्टम बनेगा। वो और ज़्यादा जो है आपका वहाँ पे प्रेशर, लो प्रेशर क्रिएट करके और ज़्यादा सक करेगा ऊपर को मॉइस्चर। उससे क्या होता है, विंड्स क्रिएट होती हैं। तो विंड्स क्रिएट होंगी पहले तो वर्टिकल, ठीक है, फिर आपका क्या होता है, देखो दूसरा रोल होता है कोरियोलिस फोर्स का, अर्थ का। अर्थ की रोटेशन की वजह से आपको पता है कोरियोलिस फोर्स होती है, जो क्या करती है, जो विंड्स होती है उनको सीधे राइज नहीं करने देती, उनको जैसे आपका जो भी विंड्स का फ्लो होता है उनको क्या करती है, आपको रोटेट कर देती है। कैसे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कैसे रोटेट करती है, आपका एंटी क्लॉकवाइज, और सदर्न में क्लॉकवाइज, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो उससे क्या होगा, इनको थोड़ा सा टर्न मिल जाता है। टर्न मिलने की वजह से क्या होगा, ऐसे एक सिस्टम क्रिएट होगा। ठीक है, तो वो जो बिल्कुल साइक्लिक सा सिस्टम क्रिएट होता है उसको साइक्लोन बोलते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा बहुत समझाऊं, वैसे तो ये बहुत डिटेल में समझाना, इसका मैकेनिज्म मुझे पूरी क्लास लग जाएगी, बट हाँ मतलब आपको पता है इतनी सारी चीज़ें तो आपको पता होगा। बट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज़ कि बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा क्यों। तो सबसे पहली चीज़, बे ऑफ बंगाल में मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, बिकॉज बहुत सारा जो नदियाँ हैं यहाँ को आती है ना, बहुत सारी मेजर नदियाँ जो है यहाँ को आती हैं, तो यहाँ पे फ्रेश वाटर मतलब मॉइस्चर अवेलेबिलिटी और ह्यूमिडिटी की कंडीशंस बहुत ज़्यादा बनी रह सकती हैं इन कंपैरिजन टू अरेबियन सी। ठीक है, तो सबसे पहला रीज़न वो। दूसरा रीज़न क्या है, मानसून भी थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस कर देगा है ना, मानसून का जो मेजर पोर्शन है वो इसको इन्फ्लुएंस कर देगा। तीसरा रीजन क्या है, देखो आपका जो विंड्स होती हैं, विंड्स, अब विंड्स जब आएंगी तो होता क्या है कि
आपका जैसे विंड्स यहाँ पे ना थोड़ा स्लो मूव करती हैं, जैसे यहाँ पे इस एरिया में स्लो मूव करती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है आपका यहाँ पे ना टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर वो मेंटेन रहता है। अगर हाई विंड्स मूव करेंगी, मतलब बहुत फास्ट विंड मूव करेंगी, तो टेम्परेचर को ठंडा भी करेंगी, हवा लगेगी, तो ये सारी चीज़ें भी होती है जिससे हीट डिसिपेशन कम होता है। बट चलो ठीक है, ये आपको मान लो नहीं समझ आता, बट आपको ये तो पता है कि बे ऑफ बंगाल कैसा है, थोड़ा क्लोज जैसा है ये वाला एरिया, लेकिन ये कैसा ओपन। तो क्लोज्ड एरिया में क्या होता है, क्लोज्ड एरिया में क्या होगा आपका, जैसे आपका यहाँ पे ना क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक एक्टिविटी क्या होता है, स्टॉर्म और ये सब बनने की कंडीशन क्या होगी, ज़्यादा हो सकती है, बिकॉज ये सारा क्या है, एक छोटा सा एरिया है, यहाँ पे ना प्रेशर सिस्टम बड़ी आसानी से डेवलप हो सकता है, क्योंकि ये विंड्स एस्केप नहीं कर पाएंगी। क्या ये समझ आता है? और नेक्स्ट मैं आपसे बात करूँ कि स्टॉर्म आसानी से यहाँ पे मूव कर सकता है, ठीक है। तो बस ये सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले बे ऑफ बंगाल इज वार्मर एंड रिसीव्स लार्ज रिवर इनफ्लोज इंक्रीजिंग ह्यूमिडिटी, बिल्कुल सही। अरेबियन सी हैज मोर ड्राई एयर, बिल्कुल ह्यूमिड एयर यहाँ पे ज़्यादा है, बिकॉज रिवर का फ्लो ज़्यादा है, उसकी वजह से क्या होता है आपका लार्ज रिवर जो ह्यूमिडिटी है यहाँ पे ज़्यादा होती है। लेस फेवरेबल विंड शेयर कंडीशन है ना, ये यहाँ पे थोड़ी कम है। जैसे आपका यहाँ पे थोड़ा क्लोज सिस्टम है, फिर आपका ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, फिर आपका मानसून भी थोड़ा बहुत रोल प्ले करता है, फिर आपका जैसे मैंने बोला फनल शेप है ना, क्लोज सिस्टम है, फिर आपका मॉइस्चर अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, थोड़ा वार्मर वाटर ज़्यादा होते हैं, बिकॉज यहाँ पे विंड थोड़ी स्लो फ्लो करती है ना। तो ये सारे फैक्टर क्या होते हैं, इससे क्या होता है आपका ये सारी कंडीशन जो फुलफिल होती हैं, ठीक है। लेकिन अरेबियन सी में ये फुलफिल नहीं होती। नेक्स्ट इज बे ऑफ बंगाल ऑल्सो हैज़ द इन्फ्लुएंस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग डिस्टर्बेंसेज फ्रॉम दिस साइड। आपको पता है यहाँ इस पूरे साइड में टाइफून से लेके विली विली ये सारी चीजें क्या है, मतलब इनके अलग अलग नाम होते हैं साइक्लोन्स के। इससे क्या होता है, एक सिस्टम ऑलरेडी जनरेटेड है, तो चेन रिएक्शन जैसे होता है ना, वैसे ही एक ऑलरेडी आपका एक डिस्टर्बेंस सिस्टम यहाँ पे ना एक इसको इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना, तो तीनों ही सही है, मतलब कि डी ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज द ईयूज सीबैम। सीबैम मैंने आपको बहुत पहले भी बताया हुआ है, द हिंदू वाला ही, इसी सेम वीडियो सीरीज में किसी एक डेट पे। दैट इज आपका कुछ नहीं होता है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, मतलब कि बाहर से अगर कोई चीज़ आ रही है यूरोपियन यूनियन के जो भी कंट्रीज हैं उनके किसी भी कंट्री में, तो वो क्या करते हैं, अगर उसमें कार्बन एमिशन है, वो चीज़ जब बनी थी, जो चीज़ बाहर से आ रही है, इंपोर्ट हो रही है, वो चीज़ जब बनी थी, अगर उसमें कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा हुआ था, तो उस पर ना टैक्स लगा देते हैं, टैक्स लगा देते हैं, ताकि लोकल पीपल उसको ना खरीदते हुए अपने लोकल जो बने हुई चीज़ें हैं जिसमें कार्बन आपका एमिशन कम हुआ हो, तो उसको मतलब आपका खरीदें, है ना। तो इससे क्या होता है, आप एक तरह से ना जो मतलब कार्बन एमिशन को है, उन सब चीज़ों को आपका जो थोड़ा मतलब डिमोटिवेट करते हैं ऐसे लोगों को, और आप मोटिवेट करते हैं ऐसे लोगों को जो मतलब इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्शन कर रहे हैं ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, अलिवाई ऑन इंपोर्ट्स बेस्ड ऑन द कार्बन कंटेंट ऑफ देयर प्रोडक्शन, ठीक है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट इज अंडर इंटरनेशनल क्लाइमेट मैकेनिज्म्स अ कार्बन क्रेडिट। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ ये इसी सेम सीरीज में। कार्बन क्रेडिट, क्रेडिट क्या होता है, लोन की तरह कुछ। कार्बन क्या मतलब, कार्बन एमिशन लोन में देना, मतलब मान लो किसी देश की सरकार ने, गवर्नमेंट ने आपका एक साल में 100 टन पर कंपनी या पर जो भी मतलब उसकी सारी फैक्ट्री, उतना आपका मान लो, एक हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूं, मान लो एक लिमिट रखी हुई है कार्बन एमिशन की, यहां तक आपका नॉर्मल टैक्सेशन होगी, उसके बाद आपको पेनल्टी लगेगी, हाई हैवी पेनल्टी, ठीक है, हैवी पेनल्टी, अगर इससे ज्यादा आपका एक साल में एमिशन हुआ, ठीक है, पर कंपनी पर ईयर, मैं हाइपोथेटिकल बात करूं। तो होगा क्या, मान लो दो कंपनी है ए और बी। अब मान लो इन्होंने जब प्रोडक्शन किया अपना साल भर, तो इन्होंने कर दिया 120 टन, कितना 120 टन, लेकिन दूसरी कंपनी ने किया सिर्फ 60 टन, ठीक है। हुआ क्या, अब इस कंपनी को मतलब ऐसा है कि इस कंपनी के पास अभी भी अपने कितने टन बचे हुए हैं एमिट करने को, 40 टन, तो इसके पास पड़े रहेंगे। इससे अच्छा क्या है, ये इनको ना एज अ मतलब लोन दे दे इसको। इससे क्या होगा, ये जब ए वाली कंपनी इनसे ये 40 टन की जो लिमिट बची है उसको खरीद लेगी, तो इनकी लिमिट 100 टन से बढ़ के हो जाएगी 140 टन, और क्या ये जो इनका प्रोडक्शन है वो उसके अंडर आ जाएगा। मतलब उससे क्या होगा, इन पे पेनल्टी नहीं लगेगी, इन पे क्या नहीं होगी, पेनल्टी नहीं लगेगी। अब कुछ लोगों ने, सर ये भी तो खरीद रहे हैं, इससे अच्छा पेनल्टी दे दो। बट गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि पेनल्टी इतनी हैवी हो कि जिसके जो मतलब जिसके कंपैरिजन में आपका ये कार्बन क्रेडिट खरीदना ज़्यादा एक मतलब सस्ता इनके लिए अल्टरनेटिव हो। तो ये होता है कार्बन क्रेडिट। आप क्या करते हैं, ट्रेडेबल क्रेडिट्स होते हैं, आप इनको ट्रेड कर सकते हैं, कंपनी दूसरी कंपनी को बेच सकते हैं अगर उनके पास बचे हुए हैं। उससे क्या होगा, दूसरी कंपनी भी अपना एक लिमिट बढ़ा के फिर उसमें, उससे क्या होता है, कंपनीज मोटिवेट होती हैं कि मैं ना अपना मतलब ये कम बचा के रखूंगी फिर उनको बेचूंगी, है ना। तो ये सारी चीजें होती है। तो ट्रेडेबल सर्टिफिकेट परमिटिंग द एमिशंस, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द वंदे मातरम, है ना।
और नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये तो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, ये तो क्वेश्चन भी नहीं होना चाहिए, बट चलो न्यूज़ में होता है तो लाना पड़ता है। नेक्स्ट नेशनल एंथम जनगण मन, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। नेशनल सॉन्ग किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, है ना, बंगाली में। किस नॉवेल में लिखा था इन्होंने अपनी? आनंद मठ में, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट इज आपका नेशनल एंथम किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज द GSAT 7R सैटेलाइट रिसेंटली अनाउंस्ड बाय इसरो इज प्राइमरली मेंट फॉर। तो GSAT 7R कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। देखो, ये सैटेलाइट एक मिलिट्री कम्युनिकेशन को इन्हेंस करने के लिए सैटेलाइट है बाय इसरो, जिस जो क्या हेल्प करेगा आपका सैटेलाइट, जो आपका कम्युनिकेशन होता है आपका मिलिट्री में, सारा उसको एक तरह से इन्हेंस करने, इंप्रूव करने के लिए, है ना। तो आपको ये एग्जैक्ट पता होना चाहिए, प्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। GSAT 7R सैटेलाइट इज़ फॉर मिलिट्री कम्युनिकेशन, है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो GSAT का भी आपको पता होना चाहिए, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट क्या होती है। बाकी ये सारी चीज़ें साइंस एंड टेक है ना, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है, समझ आता है, ठीक है। तो ये इंडिया की अपनी खुद की सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। बस GSAT 7R आपका डिफेंस से रिलेटेड है, ठीक है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट, किसके द्वारा है? इसरो, है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप you like the video. If you like the video, do like it, comment on it, share it, and subscribe to the channel. I will see you all in the next video. Thank you so much again.